Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu analysis for 4th of January 2025. 4 जनवरी 2025 का द हिंदू एनालिसिस देखेंगे. आई होप आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता होगा. प्लीज़ डू लाइक इट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल. और देखिए ज़रूर, लाइक करिए और कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करिए. भले अटेंडेंस लगाइए, कहाँ से आप देख रहे हैं बताइए, या तारीफ करिए या बुराई करिए, बट डू दैट. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट पेज की पहली न्यूज़ के साथ. इंडिया प्रोटेस्ट्स न्यू चाइनीज काउंटीज इन लद्दाख. अब ये जो बात चल रही है, ये बात चल रही है होतान प्रीफेक्चर की, जो कि अक्साई चीन वाले रीजन में आता है. अक्साई चीन आपको पता है कि एक ऐसा रीजन है जो इंडिया का है लेकिन वो चाइना के कंट्रोल में रहता है, ठीक है ना. तो अब व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट चाइनीज आर डूइंग, दे आर क्रिएटिंग न्यू काउंटीज. काउंटीज एक्चुअली में एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स होते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को टेक ओवर करने के लिए. तो देयर आर 2 न्यू काउंटीज विच हैव बीन अनाउंस्ड बाय चाइना, विच हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय चाइना. एंड उनका ये कहना है कि ये इलीगल चाइनीज ऑक्यूपेशन है इंडियन टेरिटरी का और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं. एंड इस तरीके के जो चेंजेस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं, अगर चाइना करेगा सो दैट इज बीइंग प्रोटेस्टेड हियर, ठीक है ना. तो याद रखिएगा होतान प्रीफेक्चर, एक तो लोकेशन याद रखिएगा होतान प्रीफेक्चर. वैसे होतान जो है वो अभी अक्साई चीन वाले रीजन में आता है, ठीक है ना, इन दैट. एंड इसके अलावा याद रखिएगा कि दिस इज इंडियन टेरिटरी है जिसको अक्साई चीन वाले रीजन को कैप्चर कर रखा है. किसने? आपके चाइना ने, ठीक है. तो यहां तक तो बात हो गई आपको. अब यहां पे इसी न्यूज आर्टिकल में 2 चीजें आई हैं डैम के बारे में. पहला तो बीजिंग ने अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम. इसका भी नाम नहीं आया है तो वो अपन अभी नहीं देखेंगे, लेकिन ये डैम अप्रूव हुआ है ऑन द लोअर रीचेस ऑफ यारलंग सांगपो, यानी कि आपकी जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसका जो तिब्बत वाला रीजन है विच इज क्लोज टू इंडियन टेरिटरी, वहां पर इसको अप्रूवल दिया गया है. इसके पहले जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है वो है थ्री गॉर्जेस डैम. थ्री गॉर्जेस डैम यांगत्जे रिवर पे है, याद रखिएगा यांगत्जे रिवर पे है, और इन द ह्यूबी प्रोविंस ऑफ सेंट्रल चाइना. तो याद रखिएगा अभी जो सबसे बड़ा डैम है वर्ल्ड का थ्री गॉर्जेस डैम, वो भी चाइना में है, और नया जो अप्रूवल मिला है वो भी आपका चाइना में रहेगा, बट दैट विल बी ऑन द यारलंग सांगपो, तिब्बत वाले रीजन में. एंड दिस इज थ्री गॉर्जेस विच इज इन द ह्यूबी प्रोविंस ऑफ सेंट्रल चाइना, यांगत्जे रिवर में, ठीक है ना. तो ये 2 फैक्ट आपको बताने जरूरी था. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. अगली जो न्यूज़ है वो है HMPV आउटब्रेक चाइना में जो हुआ है उसके लिए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है काफ़ी कॉशियस है. HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, याद रखिएगा ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस. और ये जो है वो चाइना में काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टेड हुआ है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं केसेस. और ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है इसमें क्या कॉज होता है, इससे होता है रेस्पिरेटरी इलनेसेस, है ना, रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज करता है. एंड अभी हालांकि इंडिया में रजिस्टर नहीं हुआ है इस पर, लेकिन कुछ होना इसके लिए काफ़ी तैयारी कर रहा है इंडिया, है ना. दूसरी HMPV के बारे में और बता दूं आपको कि ये स्पेशली जो अफेक्ट कर रहा है चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, 14 साल से कम के बच्चों को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है. और सिम्टम्स आते हैं कफ, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस लाइक ब्रोंकाइटिस एंड निमोनिया. तो ये हो सकते हैं इसमें. क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं? कफ, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस लाइक ब्रोंकाइटिस एंड निमोनिया, ये भी आप याद रखिएगा. एंड ये जो डिस्कवर हुई थी HMPV, ये न्यूमोवर्डी फैमिली से बिलोंग करती है, न्यूमोविरिडे फैमिली से बिलोंग करते हैं. एंड रेस्पिरेटरी एंड सिंटिकल वायरस है ये, याद रखिएगा, वायरस विच इज रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस है, ठीक है. तो ये भी आप याद रख सकते हैं. एंड इट इज लाइकली टू स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर थ्रू सिक्रीशंस फ्रॉम कफिंग एंड स्नीजिंग. जैसे कोई छींक रहा है, मुंह में हाथ नहीं रख रहे या रुमाल नहीं रख रहे हैं, तो उससे जो लिक्विड निकलता है वहां से ये फैल सकता है ना. एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट अगर आप बहुत क्लोज रखते हो, टचिंग, शेकिंग हैंड्स, टचिंग ऑब्जेक्ट्स विच हैव बीन टच्ड, तो वहां से वायरस ट्रांसफर हो सकता है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग HMPV आउटब्रेक. इट्स अ वायरल, एंड जो भी था इसका मैंने आपको बता दिया. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. आगे मूव करते हैं. फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर टू स्टॉप ओवर इन गोवा, कोची. इसमें इंपॉर्टेंट है फ्रांस और इंडिया के बारे में कुछ जो फैक्ट्स लिखे हैं कि इंडिया और फ्रांस कुछ बायलेटरल एक्सरसाइज करते हैं. उनके नाम क्या क्या हैं तो याद रखिएगा. 3 एक्सरसाइज हैं. लैंड की है एक्सरसाइज शक्ति, सी की है एक्सरसाइज वरुण, और एयर की है एक्सरसाइज गरुड़ा. याद रखिएगा, एक्सरसाइज शक्ति ऑन लैंड, एक्सरसाइज वरुणा एट सी, एक्सरसाइज गरुड़ इन एयर. तो ये इंपॉर्टेंट है, 3 एक्सरसाइजेस के बारे में याद रखिएगा. एंड इसके अलावा इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस की बात करें तो इसमें याद रखिएगा बोथ आर
काफ़ी क्लोज रिलेशंस भी हैं. इंडिया एंड फ्रांस हैव लॉन्ग मेरीटाइम कोऑपरेशन ऑल्सो. एंड 2008 से फ्रांस इज अ मेंबर ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम ऑल्सो, है ना. इसको इंडिया ने ही बनाया है. इट इज वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय इंडिया. एंड इसमें 25 नेवीज हैं फ्रॉम कंट्रीज ऑफ द इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम में 2008 से जब से इसका इंसेप्शन हुआ है. फ्रांस इज अ मेंबर ऑफ दैट इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, जहाँ पे 25 अलग अलग कंट्रीज की नेवीज हैं एंड इंडियन ओशन कंट्रीज की, एंड फ्रांस इज वन ऑफ देम. थोड़ा सा मैं आपको इसमें क्या करता हूँ, फ्रांस का मैप दिखा देता हूँ, आप वो भी देख लीजिए. देखो फ्रांस का मैप है. बॉर्डरिंग कंट्रीज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऊपर आपको बेल्जियम दिख रहा होगा, देन यहाँ पे आपको नीदरलैंड्स दिख रहा होगा, देन आपको जर्मनी दिख रहा होगा, लग्जमबर्ग दिख रहा होगा, है ना. नीदरलैंड हालांकि नहीं करता, लेकिन याद रखना कि लग्जमबर्ग जर्मनी करता है. इसके अलावा यहाँ पे स्विट्जरलैंड आपको दिख रहा होगा, इटली आपको दिख रहा होगा, इधर एंडोरा आपको दिख रहा है, स्पेन दिख रहा है. दे आर द बॉर्डरिंग कंट्रीज. वाटर बॉडीज में बात करें तो नीचे आपको मेडिटेरेनियन सी दिख रहा होगा, वेस्ट में आपको बे ऑफ बिस्के, अटलांटिक ओशन, ऊपर आपको इंग्लिश चैनल दिख रहा होगा यूके के बीच में, इसके बीच में, है ना. और इधर रिवर्स में राइन रिवर इंपॉर्टेंट है. माउंटेन रेंजेस में जूरा माउंटेन, वोस्जिज माउंटेन, मैसिव सेंट्रल आपको दिख रहा होगा. पिरेनीज विद द बॉर्डर विद स्पेन, पिरेनीज जैसे स्पेनिश रीजन में आता है, तो ये बॉर्डरिंग है स्पेन और फ्रांस के बीच में, पिरेनीज. और फ्रांस के अंदर अगर वाटर बॉडीज की बात करें तो सीन रिवर बहुत फेमस है, जो पेरिस उस सीन रिवर पे ही बसा हुआ है ना. ये भी आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा आपको यहाँ पे राइन रिवर भी दिख रहा होगा, जो जर्मनी के साथ इसका वो है, वहाँ पर राइन रिवर भी है, तो याद रखिएगा. दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रांस की. बाकी इसके इंपॉर्टेंट प्लेसेस में वर्सेलिस है, लेमांस है, ऑर्लियंस है, एंड इसके अलावा बोर्डियक्स है, क्लीमेंट फेरांड है ना. तो ऑल दीज आर द प्लेसेस विच आर देयर इन आपके फ्रांस. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. यू कैन मूव अहेड विद मी. आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं मेरे साथ. एडिटोरियल पार्ट में पहला जो एडिटोरियल आज हम डिस्कस करेंगे वो है द लूमिंग थ्रेट टू फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेटिक टेनेट्स. अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है, ये लिखा गया है ऑन द वन नेशन वन इलेक्शन. तो सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन का आपको बताना चाहिए कंसेप्ट क्या है. इट इज टू सिंक्रोनाइज द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस, है ना. तो जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं और स्टेट असेंबली इलेक्शंस हैं वो एक ही टाइम पे हो, इसके लिए ये आइडिया लाया गया है. एंड इसमें कहा गया कि भैया अभी जो है अगर आप इसको लाते हो तो फिजिकल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी बढ़ेगी. जो लॉजिक दिया जाता है वन नेशन वन इलेक्शन का वो ये है कि इससे फिजिकल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी बढ़ेगी. लेकिन जो क्रिटिक्स हैं उनका ये कहना है कि डेमोक्रेटिक एंड फेडरल स्ट्रक्चर को ये नुकसान पहुंचा देगा. अगर मैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस की हिस्ट्री की बात करूं तो याद रखिएगा ऐसा नहीं कि इंडिया में कभी साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं हुए. इनफैक्ट इलेक्शन के इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पहले के इलेक्शंस साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही थे. 1959 तक यही चीज़ चली, जब उसके बाद प्रेसिडेंट रूल और ये सब चलने लगा आर्टिकल 356 के अंदर, तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स डिस्टेबलाइज हो गई 1959 के आसपास, तब इसको बंद करना पड़ा. अदरवाइज यही चल रहा था, है ना. तो याद रखिएगा दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. ऑथर ने ये कहा है कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन अगर आता है तो ये फेडरल स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी बड़ा एक इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इनका कहना है कि भैया स्टेट ऑटोनॉमी घट जाएगी. स्टेट ऑटोनॉमी क्यों घटेगी भाई, जब लोकल इलेक्शंस होते हैं, स्टेट इलेक्शंस होते हैं, उसमें स्टेट का वो रहता है सारी चीज़ें. लेकिन जब आप स्टेट इलेक्शंस और नेशनल इलेक्शंस एक साथ कर दोगे तो स्टेट का से जो है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा और जो नेशन का से है, सेंट्रल से है, वो बढ़ जाएगा. इसीलिए उनका कहना है कि फेडरलिज्म के ऊपर काफ़ी इंपैक्ट पड़ेगा, स्टेट ऑटोनॉमी वीक हो जाएगी और कम हो जाएगी, है ना. और अगर मिड टर्म में स्टेट गवर्नमेंट कोई फेल कर जाती है तो जो नई इलेक्ट होकर आएगी वो ट्रंकेटेड टर्म के लिए आएगी. मतलब कि जैसे मान लो 4 साल तक कोई गवर्नमेंट चली, उसके बाद वो ढह गई, अब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होते होते अब केवल 9 महीने बची सरकार का टाइम, तो अब नई गवर्नमेंट जो इलेक्ट होकर आएगी यहाँ पे वो 9 महीने के लिए ही रहेगी. तो अब ये जो 9 महीने के लिए ही रहेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वोटर्स का मैंडेट है वो ट्रंकेटेड मैंडेट मिल रहा है उनको, है ना. तो वोटर्स के वोट की वैल्यू भी घटेगी अलग अलग टर्म्स में. तो ऑथर का कहना है कि दिस इज ऑल्सो अ थिंग. इसके अलावा ऑथर ने कहा कि अगर कोई रिड्यूस्ड टर्म के लिए आती गवर्नमेंट तो वो उसकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को डिसरप्ट कर देगा, है ना. और इससे लॉजिस्टिकल बर्डन काफ़ी बढ़ जाएगा इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर, एक साथ बहुत प्रेशर आ जाएगा इलेक्टोरल सिस्टम पे, है ना. तो ऑथर ने यही कहा है. इसके अलावा ऑथर ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन लाने से पहले आपको बहुत सारे सिस्टेमिक रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे. जैसे ऑथर ने कहा कि जो आर्टिकल 356 का मिसयूज होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स बार बार जिनको हटा दिया जाता है, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, वो आपको पहले सुधारना पड़ेगा, है ना. एंटी डिफेक्शन लॉ को पहले आपको सुधारना पड़ेगा. अदरवाइज आप वन नेशन वन इलेक्शन ला करके भी सारा दिन इलेक्शन ही कराते रहोगे, बाई इलेक्शन और ये सब कराते रहोगे,
है ना। एंड ये इश्यूज जब तक आप नहीं सही करते हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन लाने का कोई मतलब नहीं है. दिस इज व्हाट द ऑथर हैज हाईलाइटेड इन दिस आर्टिकल. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. अगला है इन मदुरई द माइनिंग फॉर टंगस्टन एंड ट्रबल. अब ये जो चीज़ है बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसमें 2-3 आपको प्रीलिम्स के लिए भी फैक्ट्स मिलेंगे. सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि टंगस्टन माइनिंग के लिए मेलूर एक जगह है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है आपका तमिलनाडु में. और यहाँ पे अभी टंगस्टन माइनिंग करने के लिए कुछ अप्रूवल गवर्नमेंट ने दिया था. तो 300 विमेन है केसमपत्ती गांव की मदुरई डिस्ट्रिक्ट में, जिन्होंने कुम्मी डांस परफॉर्म किया. याद रखिएगा, दिस इज द डांस विच इज देयर. कुम्मी डांस लिख लीजिए. कुम्मी डांस एक फोक डांस है दैट इज परफॉर्म्ड इन द पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, है ना. कुम्मी डांस कहाँ होता है? इट इज परफॉर्म्ड इन द पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु. और दिस इज नॉट अ फेस्टिवल और रिलीजियस इवेंट. याद रखिएगा, कुम्मी इज जनरली परफॉर्म्ड ऑन फेस्टिवल एंड रिलीजियस इवेंट, लेकिन यहाँ पे इट्स अ प्रोटेस्ट सिंबल के रूप में इसको परफॉर्म किया गया, है ना. विमेन वर एजिटेटिंग अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट्स प्रपोज्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ टंगस्टन. टंगस्टन आपको पता है एक रेयर एलिमेंट होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑटोमोबाइल, फॉर डिफेंस इंडस्ट्रीज, फॉर ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, है ना. लेकिन कुम्मी डांस परफॉर्म करके वहां पे एक प्रोटेस्ट के रूप में दिखाया गया है. याद रखिएगा, मेलूर तालुक है और मदुरई रीजन है, टंगस्टन माइनिंग है, कुम्मी डांस है. ये बस फैक्ट्स आप जरूर याद रखिएगा. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. अगला जो आर्टिकल है वो देख लेते हैं. द आर्टिकल इज रिगार्डिंग लिव इन एंड ऑल. दिस ट्राइब प्रिफर्स टू लिव एंड लेट लिव इन, है ना. तो यहाँ पे बात चल रही है आंध्र प्रदेश रीजन की. उसमें एक ट्राइब है कोंडा रेड्डी ट्राइब. याद रखिएगा, देयर इज अ ट्राइब विच इज देयर, कोंडा रेड्डी ट्राइब, है ना. तो ये कोंडा रेड्डी ट्राइब द कम्युनिटी लिव्स इन मरेदुमिल्ली फॉरेस्ट है प्राइमरली वहाँ पे. एंड दे आर एंगेज इन एग्रीकल्चर, जहाँ जिनका फोकस जो रहता है वो ज़्यादातर जामुन के कल्टीवेशन पे रहता है ना. एंड मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स मैरिजेस टेक्स प्लेस थ्रू लिव इन रिलेशनशिप. यहाँ पे जो मैरिजेस होती हैं वो लिव इन रिलेशनशिप्स के थ्रू होती हैं, है ना. एंड ओनली फ्यू आर फॉलोइंग द ट्रेडिशनल वेडिंग रिचुअल्स, है ना, जो कि है. एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. बस ये ट्राइब का याद रखना. एंड लिव इन सपोर्ट करते हैं एंड ऑल. तो कोंडा रेड्डी के बारे में था और लोकेशन आपको पता ही चल गया कि आंध्र प्रदेश एंड ऑल. ठीक है, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में याद रखिएगा. ट्रम्प कॉल्स टू ओपन अप नॉर्थ सी एंड गेट रिड ऑफ विंड मिल्स. यहाँ पे बनता है कि आपको मैं एक मैप और दिखाऊं विच इज़ द नॉर्थ सी मैप. तो नॉर्थ सी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे. नॉर्थ सी कहाँ पर है? यहाँ पे यूके है, नीचे आपको फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, और इधर जर्मनी, इधर डेनमार्क, इधर नॉर्वे एंड इधर स्वीडन. तो ये कंट्रीज हैं जो नॉर्थ सी को टच करती हैं कहीं ना कहीं. तो ये भी आप याद रखिएगा. देन नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल के बीच में स्ट्रेट ऑफ डोवर आपको दिख रहा होगा. नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल के बीच में स्ट्रेट ऑफ डोवर दिख रहा है. देन स्कागेरैक स्ट्रेट भी आपको दिख रहा होगा, स्कागेरैक स्ट्रेट, है ना. देन काटेगैट बे भी दिख रहा होगा आपको. ऊपर आपको अटलांटिक ओशन दिख ही रहा है जहाँ बॉर्डर करता है. नॉर्वेजियन सी है वो भी टच करता है, ये भी दिख रहा होगा. यूके में आपको पता ही चल रहा होगा कि टच कर रहा है नॉर्थ सी को, है ना. और यहीं पे आपको ओशन करंट्स के बारे में ही पता होगा. यहाँ पे जो ओशन करंट्स चलते हैं, है ना, चूंकि जो अटलांटिक का पार्ट है, नॉर्वेजियन का पार्ट है, यहाँ पे आपको पता है कि जैसे अटलांटिक ओशन करंट्स भी चलते हैं. तो ये सब थोड़ा मैप याद रखेगा नॉर्थ सी का. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. थोड़ा बहुत देखने में आपको समझ में आ गया होगा. मैप एक बार दोबारा भी देख लो अपने एंड पे इसको बैठ करके, है ना. तो दैट विल बी गुड फ्रॉम योर एंड. द हॉरर ऑफ सेदनाया जेल. तो सेदनाया जेल कहाँ पर है ये इंपॉर्टेंट याद रखिए, लोकेशन का क्वेश्चन है. सेदनाया प्रिजन जो है इट इज द नॉर्थ ऑफ सीरियन कैपिटल दमिश्कस एंड इट हैज बिकेम अ सिंबल ऑफ इनह्यूमेन अब्यूजेस ऑफ द असद क्लैन. तो बशर अल असद के टाइम पे इसका मिसयूज किया गया था एज अ मतलब जहाँ पे ब्रुटैलिटी का सिंबल बन चुका है ये सेदनाया प्रिजन. याद रखिएगा, इन दमिश्कस सीरिया, है ना. तो अभी चूंकि बशर अल असद भाग चुका है तो अब ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल. आपको समझ में आ गया होगा न्यूज़ आर्टिकल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.